Welcome to my YouTube channel Online Academy. So the today's topic is tissue culture. So in this chapter we will study about plant tissue culture, cellular totipotency, tissue culture experiment and many more. So let's start it. So what is plant tissue culture? Plant tissue culture is an in vitro technique. Basically एक in vitro technique है for the growth and maintenance of plant tissue cells, organs, tissues on artificial culture medium under aseptic condition and control environment. सो बेसिकली क्या कहता है प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक होती क्या है, इसमें हम करते क्या हैं. बेसिकली पहली बात तो ये इन विट्रो टेक्निक है. अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि इन विट्रो टेक्निक होता क्या है. इन विट्रो मीन्स कि जो चीज़ हम किसी टेस्ट ट्यूब में या किसी कल्चर प्लेट के ऊपर करते हैं उसे बोलते हैं इन विट्रो टेक्निक. किस लिए करते हैं आप प्लांट टिश्यू कल्चर? फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ, ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस करने के लिए किसकी? प्लांट्स के टिश्यूज़ की, सेल्स की एंड ऑर्गन्स की. ओके किसके ऊपर करते हैं हम? ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम. ठीक है, कल्चर मीडियम तीन टाइप के हो सकते हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड. ओके सो अंडर एसेप्टिक कंडीशन एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट, अंडर एसेप्टिक कंडीशन एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंडर हम प्लांट्स के टिश्यूज़ के ग्रोथ करवाते हैं, सेल्स की ग्रोथ करवाते हैं या हम ऑर्गन्स की ग्रोथ करवाते हैं. ओके सो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन ऑन द प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक. ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए ये देखने के लिए कि प्लांट्स के टिश्यूज़ को हम ग्रो कर सकते हैं, मेंटेन करके रख सकते हैं, उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती या वो ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे. तो उसके लिए 1902 से लेकर 1930 तक काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हुए. उसके बाद हमें प्लांट टिश्यू कल्चर में सक्सेस मिला. सो द फादर ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर इज़ गॉडलिव हैबरलैंडेड. इन 1854 टू 1945 इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे थे ऑन द प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक. So the first experiment was done by Robin and Cotte in 1922, succeed in growing isolated roots. उनको किस चीज़ में सक्सेस मिला था? आइसोलेटेड रूट्स को ग्रो करने में उनको सक्सेस मिला था. सबसे पहले 1922 में हुआ था, विच इज़ डन बाय रॉबिन्स एंड कॉटे. फिर नेक्स्ट इज 1932 में वाइट ने एक्सपेरिमेंट किया ऑन द टमाटो. एक्सपेरिमेंट क्या था? टमाटो रूट्स ग्रोन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम एंड रिपीटेडली रेज्ड न्यू रूट्स थ्रू द सब कल्चरिंग. उन्होंने क्या किया? टमाटो को रूट्स पर आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो किया और ऐसे ऐसे ग्रो करते करते उन्होंने रिपीटली सब कल्चरिंग की. मतलब कि जो प्रोसेस एक बार कर लिया उसको दोबारा करके बहुत सारे नए रूट्स उगाना उन्होंने आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम के ऊपर. ओके नेक्स्ट वन इज इन 1931 इट इज़ डन बाय वाइट एंड नॉपकोट एंड गॉथरेट रेस्ड कैलिस. इन्होंने क्या किया था? कैलिस ग्रो किया था. कैलिस मैं आपको आगे बताऊंगी कि होता क्या है. ओके सो इन 1957 मिलर एट ऑल डन एन एक्सपेरिमेंट इन 1957 प्रूव डेट सेलुलर टोटिपोटेंसी. इन्होंने क्या किया था? 1957 में सेलुलर टोटिपोटेंसी को प्रूव किया था. ये भी मैं आपको क्या होता क्या है सेलुलर टोटिपोटेंसी वो मैं आपको आगे बताऊंगी. इन द 1957 स्कूग एंड मिलर फाउंड आउट द रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स इन मॉर्फोजेनेसिस. इन्होंने मॉर्फोजेनेसिस दैट इज किसी प्लांट की मॉर्फोलॉजी के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स का क्या रोल होता है वो इन्होंने फाइंड आउट किया था. ओके सो स्टार्ट करते हैं हम सेलुलर टोटिपोटेंसी से. सेलुलर टोटिपोटेंसी होता क्या है? Okay, it is the ability of a cell to produce all cell types to organize them in a complete organism under suitable culture medium, temperature and aeration condition. So basically होता क्या है? एक सेल होता है हमारे पास, उससे और तरह के डिफरेंट टाइप के सेल्स जो हैं वो हम ग्रो करते हैं. उसके बाद उनको एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं अंडर सूटेबल कल्चर मीडियम. किसके ऊपर? एक सूटेबल कल्चर मीडियम के ऊपर. और प्रॉपर टेम्परेचर एंड एरिएशन कंडीशंस ऑलवेज रिक्वायर्ड. ओके तो कोई एक सेल से हर तरह के सेल को बनाना, ठीक है, उसके बाद उसको टेक केयर करना, उसको सूटेबल कल्चर मीडियम प्रोवाइड करना, टेम्परेचर प्रोवाइड करना एंड एरिएशन कंडीशंस प्रोवाइड करने के बाद ग्रो करने को बोलते हैं सेलुलर टोटिपोटेंसी. द एग्जाम्पल्स आर द स्पोर्स एंड द जाइगोट. ओके सो देयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चर एक्सपेरिमेंट टू शो सेलुलर टोटिपोटेंसी इन कैरेट. कैरेट के अंदर उन्होंने क्या किया था? सेलुलर टोटिपोटेंसी को शो किया था. किसने किया था? स्टीवर्ट एंड इट्स को वर्कर्स. इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. सो उन्होंने क्या किया? एक कैरेट की टीएस ली रूट की, बेसिकली इसमें फ्लोएम्स निकाले एज ए एक्सपेलेंट. सो इट इज़ एक्सपेलेंट जिससे हम इनिशिएट करते हों टिश्यू कल्चर टेक्निक को, ठीक है, उसे बोलते हैं हम एक्सपेलेंट. तो उन्होंने फ्लोएम निकाले एक रूट में से. ना द पोर्शन ऑफ फ्लोएम को पुट किया गया एक कल्चर मीडियम के अंदर, कल्चर फ्लास्क के अंदर. दिस इज कॉल्ड इन विट्रो टेक्निक. इसको हम इन विट्रो टेक्निक बोल सकते हैं क्योंकि आप देखोगे टेस्ट ट्यूब के अंदर तो कल्चर मीडियम के अंदर हमने फ्लोएम्स के एज ए एक्सपेलेंट पुट किया. नाउ फ्री सेल सस्पेंशन अकर, सेल सस्पेंशन हुआ. ओके देन क्या हुआ? कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो फ्रॉम कल्चर्ड फ्री सेल्स. जो सेल्स थे
जो कल्चर हुए थे बेसिकली सेल्स जिनके अंदर सब कल्चरिंग हुई थी, वो क्लस्टर बन के एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गए. देन दीज एम्ब्रियो इज कन्वर्टेड इनटू प्लांटलेट्स इन विच देयर इज इन हॉर्मोन्स कॉल्ड साइटोकाइनिन वर्क फॉर द शूट सिस्टम ग्रोथ. शूट सिस्टम की ग्रोथ के लिए साइटोकाइनिन हार्मोन का होना, ज़्यादा मात्रा में होना, अवेलेबल होना ज़रूरी होता है. एंड जब रूट्स हमने ग्रो करनी होती है कल्चर मीडियम के ऊपर, तो हम ऑक्सीजन डालते हैं तो फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट्स. ओके, so embryos are converted to a plantlet में, and then later on the plantlet is converted into a complete flowering plant. Okay, so this is an experiment done by the Stewart and its co-worker. So cellular totipotency was done by Sekwan in 1838. He was a scientist who first noticed that each cell has a capacity to both grow and divide in a regular fashion, and that the single cell totipotent. So सेकवान थे जिन्होंने 1838 में सबसे पहले ये नोटिस किया कि हर एक सेल के अंदर एक कैपेसिटी होती है टू डिवाइड एज वेल एज ग्रो. वो डिवाइड भी होते रहते हैं, साथ साथ ग्रो भी करते हैं. ओके, इन अ रेगुलेट फैशन, दैट द सिंगल सेल टोटिपोटेंट. ओके, द सेलुलर टोटिपोटेंसी और एबिलिटी ऑफ सोमेटिक सेल्स टू फॉर्म ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म वाज प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंटली बाय स्टुअर्ट एट ऑल इन 1957. एट ऑल बेसिकली मैं आपको बताऊँ कि क्यों लगता है, ताकि हम उन लोगों को जिन्होंने और जो उनके को वर्कर होते हैं उनको दिखाने के लिए हम स्टुअर्ट एट ऑल लगाते हैं. ओके, सो स्टुअर्ट एट ऑल ने 1957 में ये जो एक्सपेरिमेंट किया था कैरेट के ऊपर, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इससे प्रूव कर दिया था कि एक सेल के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो डिवाइड भी करता है, साथ साथ ग्रो भी कर सकता है. ओके, डिवीजन के बाद उन्होंने ग्रो किया एंड देयर फ्लोएम्स, ए सिंगल फ्लोएम्स आर कन्वर्टेड इनटू अ होल न्यू प्लांट. ओके, सो इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं बेसिकली सेल टिश्यू कल्चर टेक्निक में. ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, तो हम देख लेते हैं इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या है. स्टेबल एक्सपेलेंट चाहिए. एक्सपेलेंट आपको पता है कि कोई ऐसा चीज़ जिससे बेसिकली हम स्टार्ट कर सकें. ठीक है, चलते हैं. तो एग्जांपल में हम क्या देखते हैं कि सपोज आपको घर में कोई प्लांट उगाना है. प्लांट उगाने के लिए आपको सीड्स चाहिए, राइट. सीड्स चाहिए, साथ साथ सूटेबल मटेरियल चाहिए, सूटेबल टेम्परेचर चाहिए प्लांट को टू ग्रो करने के लिए, ह्यूमिडिटी, लाइक टेम्परेचर, वेदर, सब कुछ रिक्वायरमेंट है. इवन सॉइल प्रॉपर होनी चाहिए. तो ये सब कुछ रिक्वायरमेंट होती है. सो इसी तरह से कि हमें जब कल्चर मीडियम के ऊपर कोई प्लांट को ग्रो करना होता है तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, हम वो देखेंगे. ठीक है, सो फर्स्टली सूटेबल एक्सपेलेंट, द सेकंड वन इज न्यूट्रिएंट मीडियम, द थर्ड वन इज कल्चर apparatus, द फोर्थ इज स्टरलाइजेशन टेक्निक्स, प्रिपरेटरी एरिया, कल्चर रूम एंड ग्रीन हाउस. पहला है सूटेबल एक्सपेलेंट, मतलब कोई कैसा एक्सपेलेंट चाहिए जिससे हम इनिशिएशन कर सके. लाइक लास्ट जो एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा स्टुअर्ट एट ऑल ने जिसने किया था, उन्होंने फ्लोएम लिया था. ओके, कैरेट के फ्लोएम लिए थे एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एक्सपेलेंट. ओके, द नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट मीडियम. प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी. कल्चर apparatus की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या कल्चर के लिए, कल्चर करने के लिए क्या क्या apparatus चाहिए होंगे, हमें वो चीज़ ज़रूरी है. तो मतलब कोई प्लांट उगाने के लिए आपको गमला तो चाहिए होगा ना, कि आप बिना गमले के तो प्लांट उगा नहीं सकते. तो बेसिकली कोई ना कोई चीज़ चाहिए जिसके ऊपर आप काम कर सको. सेम इन कल्चर मीडियम, आपको अगर कोई कल्चर करना है या कोई प्लांट उगाना है कल्चर मीडियम के ऊपर, तो आपको कोई ना कोई लाइक टेस्ट ट्यूब समथिंग ऐसे कुछ चाहिए होगा. ओके, स्टरलाइजेशन टेक्निक्स आनी चाहिए. ठीक है, प्रिपरेटरी एरिया होना चाहिए, कल्चर रूम होना चाहिए एंड ग्रीन हाउस होना चाहिए. नाउ स्टार्ट करते हैं हम एक्सपेलेंट से. इट इज़ अ पीस ऑफ अ प्लांट दैट इज यूज्ड टू इनिशिएट द कल्चर. ओके, एक पीस ऑफ प्लांट होता है जिससे हम इन कल्चर को इनिशिएट करते हैं. ये क्या हो सकता है, कोई लीफ भी हो सकती है, 5 to 7 लेयर थिक एपिडर्मल स्ट्रिप भी हो सकती है, फ्रेगमेंटेड शूट, एपेक्स, एक्साइज्ड कोटिलिडन और हाइपोकोटाइल पीस, ये सब कुछ हो सकता है. सेगमेंटेड और इमेच्योर इन्फ्लोरेसेंस हो सकता है, बल्ब स्केल हो सकते हैं एंड अ पार्ट ऑफ अदर स्टोरेज स्ट्रक्चर. कोई भी ऐसा स्टोरेज स्ट्रक्चर जो चीज़ें स्टोर करता हो, लाइक फ्लोएम फूड स्टोरेज का काम करता है, तो कोई भी स्टोरेज स्ट्रक्चर जो होता है वो हम एक्सपेलेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट मीडियम. न्यूट्रिएंट मीडियम तीनों टाइप के हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड. सो इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एक्सपेलेंट. एक्सपेलेंट को ग्रो करने के लिए जो कल्चर मीडियम है उसमें न्यूट्रिएंट्स का होना कंपल्सरी है. तो न्यूट्रिएंट्स इज कंपल्सरी फॉर एन प्लांट टू ग्रो. ओके, for an expellant to grow. The medium can be liquid, semi-solid with gelatin or solid with agar with 0.5% to 0.6%. These are the like हम कह सकते हैं कि सेमी सॉलिड तब होगा जब उसमें जेलेटिन होगा और सॉलिड तब होगा जब उनसे अगार होंगे. द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट यूज इज डैट मुशेग एंड स्कूग इन 1962 में. इन दोनों ने जो कॉमन न्यूट्रिएंट यूज़ किए थे जिसमें ये सारे थे NH4NO3, KNO3, MgSO4.7H2O. ओके, इसके अलावा थायमीन, निकोटीन, पायरोडोक्सिन, ग्लाइसिन, मायो इनोसिटोल. ओके, ये सब कुछ आपको लर्न करना पड़ेगा. इंस्टेड ऑफ ऑल दीज, ये जो है अब मैं बता रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है. सुक्रोज जो था
2 to 4% ऐड किया इंस्टेड ऑफ कार्बन एंड एनर्जी की जगह सुक्रोज को ऐड किया, ओके, ईस्ट एक्सट्रैक्ट ऐड किया, कोकोनट मिल्क ऐड किया, और बनाना पल्प इज समटाइम्स एडेड एज एन एडिशनल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ रेगुलेटर एंड ग्रोथ रेगुलेटर। ओके, कॉमन ग्रोथ रेगुलेटर्स आर ऑक्सिन्स, ऑक्सिन में आते हैं IAA, NAA, IBA एंड 2,4-D। देन साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन में आते हैं BAP, काइनेटिन एंड जियाटिन। ओके, देन जिब्रेलिन, GA3, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड एंड आर ऑल्सो यूज इन सर्टेन केसेस। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको लर्न करना जरूरी है। सुक्रोज 2 to 4% यूज किया इंस्टेड ऑफ कार्बन एंड एनर्जी के एज ए सोर्स ऑफ कार्बन एंड एनर्जी, कार्बन भी जो प्रोवाइड करता हो और एनर्जी भी प्रोवाइड करता हो। ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क, बनाना पल्प, ठीक है, ये सब कुछ किया। इंस्टेड ऑफ ऑल दिस ग्रोथ हार्मोन्स और ग्रोथ रेगुलेटर हम कह सकते हैं जिसमें ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन होते ही होते, ओके, ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन। सो द ऑक्सिन्स आर IAA, NAA, IBA और 2,4-D। ओके, साइटोकाइनिन आपको ये नाम लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि ये नाम आपको थ्रू आउट द होल चैप्टर आते रहेंगे। ऑक्सिन्स किस लिए यूज़ किए गए, साइटोकाइनिन क्यों यूज़ किया गया, साइटोकाइनिन से किस चीज़ की ग्रोथ होती है, ऑक्सिन से किस चीज़ की ग्रोथ होती है, ठीक है, ये सारे ग्रोथ हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है। BAP, काइनेटिन, जियाटिन, जिब्रेलिन, GA3, citric acid, malic acid and also used in certain cases. Now the optimum pH for an tissue culture technique required is pH is 5.7. okay, neutral pH रिक्वायरमेंट होती है। so the next is कल्चर apparatus के लिए क्या क्या चाहिए, कल्चर वेसल जैसे ट्यूब, फ्लास्क, डिशेज एक्सेट्रा, स्केल्पेल, फोर्सेप्स, ऑटोक्लेव, स्टरलाइजिंग फिल्टर्स, डिस्टिल्ड वाटर, बॉटल्स एक्सेट्रा। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा कल्चर एपरेटस के बाद स्टरलाइजेशन टेक्निक्स। नाउ द स्टरलाइजेशन टेक्निक्स कैसे कहते हैं, विच मीन स्टरलाइजेशन करना है हमें। स्टरलाइजेशन को पता ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कल्चर मीडिया का होगा, ठीक है। सो इनऑर्गेनिक कल्चर मीडिया को हम ऑटोक्लेव के अंदर या इक्विपमेंट्स को हम, इनऑर्गेनिक कल्चर मीडिया को हम लाइक जो होते हैं कल्चर वेसल्स और इक्विपमेंट्स उनको स्टरलाइज करेंगे सबसे पहले। स्टरलाइजेशन इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एनी एक्सपेरिमेंट टू डू। सो इनऑर्गेनिक मीडिया, कल्चर मीडिया लाइक कल्चर वेसल एंड इक्विपमेंट्स आर स्टरलाइज्ड इन द ऑटोक्लेव फॉर 30 मिनट्स। नाउ ऑर्गेनिक कल्चर मीडिया आप दो तरह से याद करते हैं, इनऑर्गेनिक में आते हैं वेसल्स, ठीक है, इक्विपमेंट्स, अदर इक्विपमेंट्स जितने भी आते हैं वो सारे आ जाते हैं इनऑर्गेनिक कल्चर मीडिया में, जिनको हम ऑटोक्लेव में 30 मिनट्स के लिए स्टरलाइज करेंगे ना। द सेकंड इज ऑर्गेनिक कल्चर मीडिया, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स उसको हम स्टरलाइज करेंगे थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, ओके, वैक्यूम पंप, अल्ट्रासोनिक क्लीनर्स, सरफेस डिसइंफेक्टेंट्स, एग्जांपल है कैल्शियम एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, आप सब नोट कर लीजिए कि स्टरलाइजेशन टेक्निक्स दो चीज़ों की करेंगे। फर्स्ट इज़ कि आपको इनऑर्गेनिक जो मटेरियल होगा, ओके, जो ऑर्गेनिक नहीं होगा लाइक कल्चर वेसल्स और इक्विपमेंट्स, उनको हम ऑटोक्लेव में 30 मिनट्स के स्टरलाइज करेंगे। द सेकेंड वन इज़ जो ऑर्गेनिक कल्चर मीडिया होगा उसको हम स्टरलाइज करेंगे थ्रू ए बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होना चाहिए जिसके अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, लाइक फ्लोएम हम स्टरलाइज करने चले उनको उसके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। ओके, वैक्यूम पंप होना चाहिए, अल्ट्रासोनिक क्लीनर्स होने चाहिए एंड सरफेस डिसइंफेक्टेंट्स होने चाहिए। एग्जांपल है सरफेस डिसइंफेक्टेंट्स के कैल्शियम एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये आपको आगे सुनने को मिलेंगे नाम सरफेस डिसइंफेक्टेंट्स के, तो ये भी लर्न कर लीजिएगा। नाउ उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि एक्सप्लेंट होना चाहिए हमारे पास, हमने पढ़ लिया न्यूट्रिएंट मीडियम पढ़ लिया, कल्चर एपरेटस, स्टरलाइजेशन टेक्निक। ना तो लास्ट इज सॉरी नॉट द लास्ट, प्रिपरेटरी एरिया। अब हमारे वहाँ पे एरिया कैसा होना चाहिए, हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसा एरिया होगा। सो प्रिपरेटरी एरिया इज़ द एरिया जहाँ पे हमारे को क्लीनिंग करनी चाहिए, लाइक आप जिस जगह पे उगाओगे या जहाँ पे भी काम करोगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली तो क्लीनिंग तो होनी चाहिए, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स मीडियम की प्रिपरेशन हो जानी चाहिए, ऑटो क्लियरिंग, ओके, एंड डिसइंफेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन ना हो ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए, डिसइंफेक्टेंट हो बेसिकली। नाउ द नेक्स्ट इज प्रिपरेटरी एरिया के बाद कल्चर रूम कैसा होना चाहिए, जहाँ पे बेसिकली कल्चर रूम इज़ इंपॉर्टेंट। तो कल्चर रूम इज़ ए सेपरेट रूम होना चाहिए केप्ट अंडर वेल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, जिसके अंदर क्या है एक वेल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होनी चाहिए। अब कंडीशन क्या होनी चाहिए, एनवायरनमेंट कंडीशन ये इंपॉर्टेंट है। लाइट इज़ 3 to 30 W per meter square PAR for 16 hours, temperature is about 26 degrees Celsius, okay, humidity is 50 to 60%. these are important culture room, लगा लो कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह मतलब एनवायरनमेंट है जो आगे भी आपको सुनने को मिलेगा। तो ह्यूमिडिटी 50 to 60% टेम्परेचर 26 to 27 डिग्री सेल्सियस कंपल्सरी है एंड लाइट इज ऑल्सो 3 to 30 W per meter square PAR for 16 hours, minimum 16 hours. Growth in culture room is called in vitro growth. कल्चर रूम में जो ग्रोथ होती है उसे हम इन विट्रो ग्रोथ बोलते हैं। इट इज़ डन इन अ टेस्ट ट्यूब और कल्चर ट्यूब। ओके, नेक्स्ट लास्ट इज ग्रीन हाउस। जब हमारा प्लांट ग्रो हो जाए जिसकी कल्चर मीडियम के अंदर, जिसकी मैं आपको दिखाती हूँ कल्चर मीडियम के अंदर, ये रहा द थर्ड पिक्चर आपको दिख रही होगी,
ये है कल्चर मीडियम के अंदर जब हमने ग्रो किया था, इट इज़ कॉल्ड इन विट्रो ग्रोथ। यहाँ पे क्या है, प्लांट्स की रूट्स एंड शूट दोनों सिस्टम ग्रो कर गया है, दिस इज़ कॉल्ड शूट सिस्टम, दिस इज़ कॉल्ड रूट सिस्टम, दोनों ग्रो कर चुके हैं। ओके, उसके बाद क्या होगा, हम ग्रीन हाउस में ट्रांसफ़र कर देंगे। ग्रीन हाउस में ट्रांसफ़र करने के बाद इसको स्मॉल पोर्ट्स में ट्रांसफ़र करेंगे, ताकि वो मतलब उसको सॉइल का मिक्सचर तो रिक्वायरमेंट है, किसी भी चीज़ की ग्रोथ के लिए सॉइल मिक्सचर की रिक्वायरमेंट है। सो स्पेशल सॉइल मिक्सचर के अंदर इनको ट्रांसफ़र कर देंगे हम, ठीक है। और क्या करेंगे, उसको पहले हम रिलेटिवली हाई ह्यूमिडिटी एंड पार्शियली शेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, देन रिलेटिवली लो ह्यूमिडिटी देंगे एंड हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट देंगे। ग्रोथ इन ग्रीन हाउस इट इज़ आउटसाइड द कल्चर होम इज कॉल्ड एक्स विट्रो ग्रोथ। जब हम ग्रीन हाउस में ग्रोथ करते हैं उसे बोलते हैं हम एक्स विट्रो ग्रोथ। ओके, सो डेट्स इट फॉर टुडेज टॉपिक। आज हमने सब कुछ पढ़ लिया कि हम एक एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, हम कैसे ग्रो करते हैं बेसिकली इस सारे को। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। सो इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।